ऑनलाइन पेमेंट किसी ना किसी ने कभी ना कभी जरूर किया होगा, चाहे आपने पेटीएम के माध्यम से किया या अपने फोन पे के माध्यम से या गूगल पे के माध्यम से। ई वॉलेट का साथ ही आपसे उदाहरण पूछा है, जैसे व्हाट्सएप, पेटीएम, फेसबुक और इंस्टाग्राम। अब सभी जानते हैं, देखिए व्हाट्सएप जो है ये एक इंस्टेंट मैसेजिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। इंस्टेंट मैसेज के लिए, इंस्टेंट मतलब तत्काल मैसेज सुविधा के लिए व्हाट्सएप साल 2009 में बनी। इसके जो दो संस्थापक थे, एक जेन कुम करके व्यक्ति था और एक ब्रायन एक्टन। जेन कुम और ब्रायन एक्टन करके ये दो संस्थापक थे। वहीं साथ ही याद देखिएगा, जो फेसबुक है ये 2004 की एक सोशल नेटवर्किंग सोशल मीडिया है। सोशल नेटवर्किंग, जहां आप अपने मित्र, अपने साथी, अपने दोस्त, रिश्तेदारों के साथ कनेक्ट हो सकते हो। और मार्क जुकरबर्ग ये इसका मुख्य संस्थापक था। मार्क जुकरबर्ग वर्तमान में फेसबुक ये मेटा के अधीन काम करते हैं। किसके अधीन? मेटा। इसी प्रकार इंस्टाग्राम ये शॉर्ट वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है। शॉर्ट वीडियो शेयरिंग मतलब जो छोटी अवधि की, छोटी समय की जो वीडियो होती है उसको शेयर करने वाली सोशल मीडिया कंपनी है, जो साथी 2010 में केविन सिस्ट्रोम और माइक क्रीगर के द्वारा बनाई गई थी। किस किसके द्वारा? केविन सिस्ट्रोम और माइक क्रीगर करके एक व्यक्ति था, इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी इंस्टाग्राम की। तो आपने देखा, व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ये तीनों की तीनों सोशल मीडिया कंपनी है। लेकिन जो पेटीएम कंपनी होती है, पेटीएम कैसी है? कहोगे सर पेटीएम एक ई वॉलेट है। 197 कम्युनिकेशन करके, 197 कम्युनिकेशन करके ये इसकी कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर नोएडा में। और विजय शेखर शर्मा ये पेटीएम के संस्थापक है। विजय शेखर शर्मा ये पेटीएम के संस्थापक है। तो पहले का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन क्या पूछा था? इनमें से कौन सा एक ई वॉलेट का उदाहरण है? बाकी तीन क्या है? सोशल मीडिया कंपनी, एक क्या है? ई वॉलेट। तो पहले का भी आपका बिल्कुल सही है। पूछा है हरा कसीस का सही रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है? इसमें आपको ग्रीन विट्रॉयल का फॉर्मूला पूछा है। इसमें किसका फॉर्मूला पूछा है? ग्रीन विट्रॉयल। देखिए, जो कॉपर सल्फेट होता है इसे क्या कहा जाता है? पहले वाले को सीयू माने कॉपर। ये कॉपर सल्फेट जो है इसको नीला सीसा कहते, नीला तोता भी कह देते हैं। इसको ब्लू विट्रॉयल कहा जाता है। ये जो FeSO4 है जिसको आयरन सल्फेट कहते हैं, Fe माने लोहा, इसे आयरन सल्फेट कहा जाता है। ये साथी हरा कसीस होता है, ये हरे रंग का होता है। जबकि ZnSO4 इसको साथी जिंक सल्फेट कह दिया जाता है। इसको क्या कह दिया जाता है? जिंक सल्फेट कह दिया जाता है। इसका रंग जो होता है सफेद होता है, तो इसको व्हाइट विट्रॉयल भी कह देते हैं। अच्छे से ध्यान दीजिएगा, इसमें तीनों का, यदि आपसे सफेद सीसा पूछे या सफेद कसीस पूछे या आपसे व्हाइट विट्रॉल, तो जिंक होगा, उसमें क्या होगा? जिंक। यदि हरा पूछा है तो लोहा होगा, यदि नीला पूछा है तो कॉपर। कंफ्यूज मत होना, नीला पूछा है तो कॉपर, फिर से बोलो, नीला पूछा है तो कॉपर, हरा पूछा है तो FeSO4 मतलब आयरन सल्फेट, और सफेद पूछा है तो जिंक सल्फेट। हरा पूछा था इसलिए आयरन सल्फेट, ये आपका बिल्कुल सही है। ड्राई आइस का फॉर्मूला बताइए। सूखी शुष्क बर्फ भी कह देते हैं इसको, ड्राई आइस, या इसको शुष्क बर्फ भी कहा जाता है। अच्छे से याद रखिएगा, जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, इसको शुष्क बर्फ कह देते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड या ड्राई आइस। ई वे बिल पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए क्या अनिवार्य है? ई वे बिल, जब आप कोई माल या वस्तु, जब कोई माल या कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक स्थान से दूसरे स्थान तक, तो आपको साथ एक बिल की जरूरत होती है, जिसको इलेक्ट्रॉनिक वे बिल भी कह दिया जाता है। बिल माने जो भुगतान रसीद होती है, ई वे बिल। तो ई वे पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए क्या अनिवार्य है? याद रखिएगा, 101वें संविधान संशोधन के द्वारा, 101वें संविधान संशोधन 2016 के द्वारा जीएसटी का भारत में प्रावधान किया गया, और इसके लिए सत्य एक जीएसटी परिषद की स्थापना की गई अनुच्छेद 279 के द्वारा। अनुच्छेद 279 है, जिसमें अध्यक्ष सहित कुल सदस्य कितने थे? अध्यक्ष सहित इसमें कुल 33 थे। अध्यक्ष सहित कुल इसमें कितने थे? 33। इसमें याद रखिएगा, 1 जुलाई 2017 से भारत में जीएसटी लागू हुआ। 1 जुलाई 2017 से भारत में जीएसटी लागू हुआ, एक अप्रत्यक्ष कर के तौर पर जीएसटी लागू। लेकिन अगर आपसे जीएसटी 2.0 पूछ लेगा कि भाई ये जो जीएसटी 2.0 है ये कब से लागू हुआ है? जीएसटी सुधारों के बाद में ये 22 सितंबर 2025 से लागू हुआ है। 22 सितंबर 2025 से। तो अगर आपको ई वे बिल पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन, तो भैया आपको जीएसटीएन नंबर, ये जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, इसमें 15 डिजिट होती है। कितनी? 15 डिजिट। तो जब भी आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो जीएसटीएन नंबर अनिवार्य होता है। इसी से ई वे बिल पोर्टल पर डालकर आप अपना ई वे बिल निकाल सकते हैं। तीसरे का उत्तर भी यहां पर आपका बिल्कुल सही हो जाता है। चीन की राजधानी आपसे पूछिए कि भाई चीन की राजधानी का क्या नाम है? चीन की राजधानी का क्या नाम है? इसी में जहां पर चीन की राजधानी है, इसी में याद रखिएगा
एक विरासत शहर फॉरबिडन सिटी भी स्थित है। फॉरबिडन सिटी ये चीन का एक प्राचीन शहर हुआ करता था। चीन का एक प्राचीन शहर हुआ करता था। इसी में याद रखिएगा कि जो एशिया की सबसे लंबी नदी है, एशिया की सबसे लंबी नदी, एशिया की सबसे लंबी नदी यांगजी नदी, ये चीन में ही बहती है। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगजी नदी जो है ये भी चीन में बहती है। भारत और चीन इनके बीच की बात करें तो भारत और चीन के बीच में 29 अप्रैल 1954 को 29 अप्रैल 1954 ये पंचशील समझौता हुआ है। आपसे पूछेगा सबके सब कमेंट्स लिखकर बताइए कि भारत और चीन के बीच में पंचशील समझौता कब हुआ है? 29 अप्रैल 1954 को। और भारत और चीन के बीच में 3488 किलोमीटर की सीमा है। चीन की राजधानी हो जाती है बीजिंग, जबकि चीन की करेंसी मुद्रा क्या हो जाती है? रेनमिनबी आपकी मुद्रा है, रेनमिनबी। ये बता के चलिए कि भारत और चीन सीमा की सुरक्षा कौन सी एजेंसी करती है? भारत चीन सीमा की सुरक्षा कौन सी एजेंसी करती है? यह भी आप बताकर चलिए। 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेलों का भव्य शुभारंभ कहां पर हुआ है? यह 2025 की अगर मैं बात करूं, 2025 में जैसे अगर आपसे पूछ लेगा कि भाई खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहां पर हुए, किस राज्य में? खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल। चलिए फिर इसी में आपसे पूछ लेगा कि पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स, पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स ये 2026 में कहां पर आयोजित होंगे? तो ये छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में। भारत में अच्छे से याद रखिएगा, खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल ये राजस्थान में, खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल ये राजस्थान में। जबकि खेलो इंडिया युवा खेलों की बात होती, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 तो ये बिहार में। ये कहां पर भैया? बिहार में। 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेलों का भव्य शुभारंभ ये पंजाब में हुआ। सी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। पांचवें का सती, सी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। बीएसएनएल का मुख्यालय आपसे पूछा है, भारत संचार निगम लिमिटेड इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। भारत संचार निगम लिमिटेड, भारत संचार निगम लिमिटेड करके बीएसएनएल की फुल फॉर्म। मुंबई की बात करोगे तो आईओसीएल इंडियन ऑयल, इसके अलावा ऑयल इंडिया करके जो होती है। इसके अलावा मुंबई की बात करें तो यहां पे भैया आपका सेबी का हेडक्वार्टर हो जाता है। सेबी का हेडक्वार्टर। नाबार्ड भी कहां पर स्थित है? नाबार्ड का हेडक्वार्टर भी मुंबई में। मुंबई में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, मुंबई में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, यहीं पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, यहीं पर आरबीआई का हेडक्वार्टर है। कोलकाता की बात करें तो भारत की सबसे पुरानी लाइब्रेरी, नेशनल लाइब्रेरी जिसको आप कह सकते हैं, भारत की सबसे पुरानी लाइब्रेरी ये भी यहीं पर स्थित है। यहीं पर जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर है। बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर भी कोलकाता में। अच्छे से याद रखेगा, विक्टोरिया मेमोरियल, कोलकाता में ही विक्टोरिया मेमोरियल करके ये एक स्थल भी स्थित है, विक्टोरिया मेमोरियल। जबकि बीएसएनएल इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। बीएसएनएल का हेडक्वार्टर कहां पर है? नई दिल्ली। बेंगलुरु में आपसे पूछेगा, सिल्क बोर्ड का हेडक्वार्टर है, सिल्क बोर्ड कॉफी बोर्ड का हेडक्वार्टर है, सिल्क और कॉफी बोर्ड के हेडक्वार्टर ये बेंगलुरु में। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, भारतीय बागवानी संस्थान, ये बहुत भर भर के पूछता है, भारतीय बागवानी संस्थान, बागवानी अनुसंधान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, ये बेंगलुरु में। तो बीएसएनएल का हेडक्वार्टर पूछा है। राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय संगठनों में 6 का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? जैसे राष्ट्रीय दिवसों की अगर हम लोग बात करें कि भारत में कौन सा राष्ट्रीय दिवस कब, तो ये कुछ प्रमुख राष्ट्रीय दिवस हैं जो अक्सर पूछ लेता है। जैसे राष्ट्रीय युवा दिवस, यहीं पर साथ ही पराक्रम दिवस पूछ लेगा, इसी में राष्ट्रीय स्तर की पूछ रहा हूं, बालिका दिवस पूछ लेगा, इसी में मतदाता पूछ लेगा, मतदाता के अगले साल साथ ही विज्ञान दिवस पूछ लेगा, विज्ञान के बाद में आपसे राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस पूछ लेगा। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस जो हो जाता है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस इसमें पूछ लेता है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस इसी में आपसे पूछ लेता है। गणित दिवस, किसान दिवस, राष्ट्रीय गणित, राष्ट्रीय किसान दिवस आपसे पूछ लेगा। राष्ट्रीय खेल दिवस भी पूछ लेगा, राष्ट्रीय खेल दिवस, सांख्यिकी दिवस पूछ लेगा, सांख्यिकी दिवस भी पूछ लेगा। प्रदूषण नियंत्रण दिवस पूछ लेगा, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस पूछ लेगा कि भाई राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब होता है। तो इनको सबके सब ध्यान दीजिएगा। जैसे राष्ट्रीय युवा दिवस कब होता है? 12 जनवरी। पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती 23 जनवरी। बालिका दिवस 24 जनवरी।
मतदाता 25 जनवरी, विज्ञान दिवस 28, विज्ञान दिवस कब हो जाता है 28 फरवरी, टीकाकरण दिवस हो जाता है मेरे भैया 16 मार्च, गणित दिवस हो जाता है आपका, कह देते हैं इसको 22 दिसंबर, जबकि किसान दिवस हो जाता है 23 दिसंबर, 23 दिसंबर। वही याद रखिएगा, खेल दिवस आ जाता है 29 अगस्त, सांख्यिकी आ जाता है 26, 29 जून को कहते हैं ना शायद सांख्यिकी दिवस, एक बार आप बताइए। और प्रदूषण कितना आ जाता है 2 दिसंबर को, प्रदूषण सांख्यिकी 29 जून को। अब यहां पर आप देखेंगे पूछा राष्ट्रीय उपभोक्ता, पहली बार 1986 में जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम था वो 24 दिसंबर को लागू हुआ 1986 में, इसी वजह से 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं। 24 दिसंबर को कौन सा दिन मनाया जाता है, सबके सब कमेंट लिख के उत्तर क्यों नहीं देते, कहोगे भैया राष्ट्रीय उपभोक्ता, ऐसे तुम्हें मुंह जुबानी याद आनी चाहिए ऐसे ही। तो युवा 12, पराक्रम 13, 23 जनवरी, बालिका 24 जनवरी, मतदाता 25, विज्ञान 28 फरवरी, टीकाकरण 16 मार्च, गणित 22 दिसंबर, किसान 23 दिसंबर, खेल 29 अगस्त, सांख्यिकी 29 जून और प्रदूषण नियंत्रण 2 दिसंबर। 9वें का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। कैट का मुख्यालय कहां पर स्थित था, यह पुराने समय में एक संस्था हुआ करती थी, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। तो टैरिफ और ट्रेड को लेकर यह एक सामान्य समझौता था। इस समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए 1947 में, यह लागू कब से हुआ 1948 से। फिर साथ ही 1 जनवरी 1995 से गेट का स्थान, 1 जनवरी 1995 से गेट का स्थान डब्ल्यूटीओ ने ले लिया, विश्व व्यापार संगठन, विश्व। तो गेट का हेडक्वार्टर भी जिनेवा में था और डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर भी कहां पर है, स्विट्जरलैंड भी कहां पर है, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। गेट का हेडक्वार्टर भी जिनेवा में था और डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर भी कहां पर है, जिनेवा। लेकिन आपसे पूछेगा कि डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई है, कहोगे सर 1 जनवरी 1995 में। विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यह पूछेगा विश्व व्यापार संगठन से पहले 1948 से लेकर 1995 तक कौन सा संगठन था, गेट नामक संगठन था, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, टैरिफ पहले आएगा ट्रेड बाद में आएगा। 1948 से लेकर लगभग 50-60 साल रहा। फिर 1 जनवरी 1995 से गेट का स्थान किसने लिया, गेट के स्थान पर याद रखेगा विश्व व्यापार संगठन, हेडक्वार्टर जिनेवा, वियना में अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, ओपेक का हेडक्वार्टर है, पेरिस फ्रांस में यूनेस्को का हेडक्वार्टर है, जबकि न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस यूनिसेफ आदि का हेडक्वार्टर है। 8वें का सी। पन्ना जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भारत के किस राज्य में स्थित है, इसमें आपको बताना है भारत में कुल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कितने हैं, भारत में कुल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कितने हैं, भारत में कुल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, पूछेगा यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त, यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त कितने हैं, कितने ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व हैं, बायोस्फीयर जैव मंडल, इसको हिंदी में जैव मंडल भी कह देते हैं। भारत के कितने ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व हैं जो यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्राप्त है। सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व, भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बताइए, सबसे बड़ा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। भारत में कुल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र ये 18, इसमें मान्यता प्राप्त कितने हैं 13, 13वां अभी कोल्ड डेजर्ट 2025 में ये हिमाचल प्रदेश के कोल्ड डेजर्ट को, हिमाचल प्रदेश के कोल्ड डेजर्ट को ये मान्यता मिली है। सबसे बड़ा हो जाता है कच्छ की खाड़ी, सबसे बड़ा कच्छ का रण गुजरात, जो साथी रन ऑफ कच्छ गुजरात है, कच्छ के रण गुजरात ये सबसे बड़ा है, कच्छ के रण गुजरात। इसी में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट याद रखेगा, जबकि पहला पूछ लेगा तो नीलगिरी, पहला पूछ लेगा ये साथी नीलगिरी 1986 में, ये 110% है, पर्यावरण में पूछेगा ही पूछेगा, ये 110% है, पर्यावरण में आपसे पूछेगा ही पूछेगा। कहोगे भैया पन्ना तो मध्य प्रदेश में, पन्ना तो मध्य प्रदेश में, और कच्छ का रन्ना करके इसको गल्फ ऑफ कच्छ कर लीजिए, कच्छ की खाड़ी ये साथी आपका सबसे बड़ा हो जाता है। तो पन्ना कहां पर है, मध्य प्रदेश में, पन्ना कहां पर है, मध्य प्रदेश में। पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी, सबसे बड़ा कच्छ की खाड़ी गुजरात, जबकि अभी यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्राप्त 13वां कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश। टोटल कितने हैं 18। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है, ये जो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान आपसे अनुच्छेद पूछा है, देखिए संयुक्त अधिवेशन की जो एक प्रकार का धारणा है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। ये कहां से, ऑस्ट्रेलिया से प्रेरित है। इससे प्रेरणा कहां से ली है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। इस सम्मेलन को आहूत कौन करता है, मतलब संयुक्त अधिवेशन को बुलाता कौन है, तो बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति को है, सम्मेलन को बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति को। ये केवल सामान्य बिल या जो सामान्य विधेयक होते हैं जिन पर लोकसभा राज्यसभा में टकराव है,
केवल सामान्य विधेयक के लिए यह संयुक्त अधिवेशन ज्वाइंट सेशन का प्रावधान है। क्या इसको मनी बिल धन विधेयक के लिए रख सकते हैं? तो आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं। क्या इसे संविधान संशोधन विधेयक के लिए संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं? कहोगे सर बिल्कुल नहीं बुला सकते। न धन विधेयक के लिए और ना ही भैया संविधान संशोधन विधेयक के लिए, दोनों के लिए बुला सकते। अनुच्छेद 108 जो है हमारे संविधान का, अनुच्छेद 108 ये किसकी बात करता है? संयुक्त अधिवेशन। 105 में ये एमपी आदि के विशेषाधिकार है, एमपी आदि की प्रिविलेजेस, विशेषाधिकार। 110वें धन विधेयक की परिभाषा, 110वें धन विधेयक जिसे साथ ही लोकसभा अध्यक्ष मंजूर करते हैं कि धन विधेयक है या नहीं है। इसमें वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे शॉर्ट में बजट कह देते हैं, अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण। इसी में एक पॉइंट अच्छे से याद रखिएगा, संयुक्त अधिवेशन को बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। लेकिन ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता, ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता यह लोकसभा अध्यक्ष या लोकसभा के स्पीकर द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष या लोकसभा के स्पीकर के द्वारा। 10वें का उत्तर क्या जाता है? बी आपका बिल्कुल सही है। आप एक राष्ट्रपति हैं, लोकसभा राज्यसभा में व्यवधान है, तो क्या किसी संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए, सुन लीजिए, संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए क्या आप संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं? केवल यस या नो में उत्तर देना, केवल यस या नो में। किसी संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए क्या आप बुला सकते हैं? सुन लीजिए सबके सब, सती यूपी पुलिस कांस्टेबल 32,679 वैकेंसी, इंडिया की सबसे अनुभवी टीम, सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड 41,520, 49,568, 60,244, सबसे ज्यादा पेपर फंसाने वाली, मैथ रीजनिंग हिंदी जीके चारों सब्जेक्ट की फुल क्लास, 6 से 7 घंटे लाइव क्लास, फुल नोट्स और रिवीजन प्रैक्टिस के लिए साथ ही सेल्फ स्टडी मटेरियल, सब कुछ मात्र 99 रुपए में एग्जाम प्रोफेशनल एप्लीकेशन पर शंखनाद बैच में, जिसकी परसों से क्लास शुरू है। तो साथ ही आपके पास 2 ही दिन का समय, पर ये मत कहना कि अंतिम दिन था आगे बढ़ा दो, सबके सब जुड़ जाना एग्जाम प्रोफेशनल एप्लीकेशन पर। और अब ये भी मत कहना कि भैया पैसे की कमी थी, उसकी कमी थी। अगर तुम्हें लगता है कि क्वेश्चन करने से, बिना थ्योरी के वन लाइनर पढ़ने से, 10 जगह क्वेश्चन करने से एग्जाम निकलेगा, तो मैं और तुम दोनों यहीं पे, ये एज, ये समय, ये लौट के नहीं आएंगे। लेकिन अगर एक बार दम लगा के पढ़ लिए तो याद आएगी कि हाँ क्या चीज मिली थी। कर्मयोग, राजयोग, कर्मयोग, राजयोग, कर्मयोग, राजयोग, ज्ञान योग, कर्मयोग, राजयोग, ज्ञान योग, माई मास्टर, माई मास्टर, ये सब पुस्तकें किसने लिखी हैं? ये सारी की सारी पुस्तकें किसने लिखी हैं? राजा राम मोहन राय, इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में, 1828 कोलकाता में ब्रह्म समाज की स्थापना, स्वामी विवेकानंद जी ने कर्मयोग पुस्तक की रचना की है। कर्मयोग, राजयोग, ज्ञान योग, माई मास्टर, ये सब के सब स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो, और सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की रचना की 1875। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना भी की है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना। 11 का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट भारत को किस देश से जोड़ता है? कलादान, तो याद रखिएगा यह भारत का महत्वाकांक्षी एक मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट है। इसमें क्या है, जैसे आप कोलकाता बंदरगाह से चले, कहां से? कोलकाता बंदरगाह। कोलकाता बंदरगाह कहां पर स्थित है भैया? हल्दिया बंदरगाह, कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। और आप पानी समुद्र के रास्ते आप सिटवे एयरपोर्ट पहुंच गए, सिटवे बंदरगाह, सिटवे म्यांमार पहुंच गए, सिटवे म्यांमार। वहां से साथी आप रोड के द्वारा म्यांमार के बॉर्डर, मिजोरम बॉर्डर, फिर यहां से कलादान नदी का सहारा लेकर, कलादान नदी पानी के रास्ते अपने उत्तर पूर्व के राज्य मिजोरम पहुंचे। तो भारत एक अल्टरनेट रास्ता, अभी अगर हमें उत्तर पूर्व जाना हो तो एक तरफ नेपाल है, एक तरफ बांग्लादेश है। ये 22 किलोमीटर चौड़ा ये चिकन कॉरिडोर या सिलीगुड़ी कॉरिडोर से होकर हम अपने एक सिक्किम और 7 उत्तर पूर्व के राज्यों से जुड़े। तो भारत एक अन्य रास्ता भी तलाश रहा है कि जहां से हम लोग अपने उत्तर पूर्व के राज्यों से जुड़ पाए। तो ये जो साथी कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है, ये म्यांमार से होकर हम एक अल्टरनेटिव, ये एक वैकल्पिक रास्ता जोड़ रहे हैं। कहां से? म्यांमार से। म्यांमार की राजधानी बताइए? लैंड ऑफ पगोड़ा कहा जाता है, नेपीडो, नेपीडो ये म्यांमार की राजधानी है। जबकि म्यांमार की मुद्रा क्या है? क्यात, अच्छे से याद रखेगा, ये म्यांमार की मुद्रा है। राजधानी नेपिडो और मुद्रा क्या हो जाती है? क्यात। 12 का उत्तर भी। कूका विद्रोह मुख्य रूप से कहां पर हुआ था? जो कूका विद्रोह है, बाबा राम सिंह के नेतृत्व में, बाबा राम सिंह जी के नेतृत्व में, बाबा राम सिंह जी के नेतृत्व में कूका विद्रोह कहां पर हुआ था? देखिए बंगाल में फकीर और सन्यासी आंदोलन, फकीर और सन्यासी विद्रोह
सन्यासी विद्रोह की पृष्ठभूमि तो आनंद मठ उपन्यास में भी है, जिसको बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा था। सन्यासी विद्रोह ये 1763 से 1780 तक ये पश्चिम बंगाल में पंडित भवानी पाठक, देवी चौधरानी आदि के द्वारा। क्योंकि कोका विद्रोह कहां पर था, कहोगे सर बिहार में, पंजाब में। कोका विद्रोह बाबा राम सिंह के नेतृत्व में, ये बात लगभग 1872 के करीब की है। कहां पर, साथी, पंजाब में। इसी तरह महाराष्ट्र में 1875 महाराष्ट्र के पुणे में सूदखेरों के खिलाफ ये साथी डेक्कन रॉयट्स हुए थे, या दक्कन के दंगे, जिसको डेक्कन रॉयट्स भी कहा जाता है, या जिसको भैया दक्कन के दंगे भी कहा जाता है, दक्कन के दंगे। तो ध्यान देना, कोका विद्रोह मुख्य रूप से कहां पर हुआ था, पंजाब। आपका बिल्कुल सही उत्तर है। कोका विद्रोह का मुख्य स्थान क्या है, पंजाब। आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तुर्की की आधिकारिक मुद्रा, तुर्की की आधिकारिक मुद्रा। 2-3 साल पहले तुर्की में एक भूकंप आया था, तो भारत ने ऑपरेशन दोस्त के तहत हमने यहां पर मदद भेजी। ऑपरेशन दोस्त के तहत भारत ने मदद की, लेकिन यह पाकिस्तान का पिछलग्गू है, उसी की रटी रटाई कहानी बोलता है। तुर्की की आधिकारिक मुद्रा, तुर्की जिसको पहले साथी तुर्की के नाम से भी जाना जाता था, अब तुर्की कह देते हैं। इसकी राजधानी है अंकारा। भाई तुर्की की राजधानी क्या है, अंकारा। जबकि इसकी मुद्रा हो जाती है लीरा। इसकी मुद्रा क्या हो जाती है, लीरा। तो मुद्रा साथी इसकी लीरा है। तुर्की की राजधानी क्या है, अंकारा। मुद्रा क्या हो जाती है, लीरा। ये जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस्तांबुल तुर्की का ही शहर है। इस्तांबुल जो है भैया, ये तुर्की का ही यूरोप वाले हिस्से में स्थित शहर है इस्तांबुल। 14 का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। तुर्की की राजधानी अंकारा और तुर्की की मुद्रा क्या हो जाती है, लीरा। क्वेश्चन पूछेगा पेपर में आपसे कि भारत ने 2023 में तुर्की के भूकंप में किस ऑपरेशन या कौन सा अभियान चलाकर मदद की थी, तो सबके सब लिखकर बताइए। जैसे म्यांमार भूकंप में हमने ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया, म्यांमार भूकंप में ऑपरेशन ब्रह्मा, वैसे तुर्की के भूकंप में ऑपरेशन दोस्त। नक्सलवाद की शुरुआत भारत के किस राज्य से हुई थी, नक्सलवाद की शुरुआत। देखिए, नक्सलवाद को LWE या लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म भी कहा जाता है। नक्सलवाद को एक्सट्रीमिज्म या लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म कह दीजिए, LWE। और इससे प्रभावित जितने भी राज्य भारत के जनपद डिस्ट्रिक्ट है, उनको रेड कॉरिडोर कहा जाता है, लाल गलियारा। तो जो लाल गलियारा शब्द है, ये क्या संदर्भित करता है, ये कहता है कि ये जो क्षेत्र है, ये नक्सलवाद प्रभावित है। इसकी शुरुआत 1967 पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में एक नक्सलवाड़ी गांव है, नक्सलवाड़ी पश्चिम बंगाल, नक्सलवाड़ी पश्चिम बंगाल, नक्सलवाड़ी पश्चिम बंगाल, यहां से इसकी शुरुआत हुई थी। भारत ने 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद की समाप्ति का टारगेट है। तो नक्सलवाद को समाप्त करने का टारगेट कौन सा वर्ष और कौन सा दिन, सबके सब कमेंट में लिखकर बताइए। भारत ने नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए कौन सी तारीख की घोषणा की है, कौन सी तारीख की घोषणा। इसी में याद रखिएगा, CRPF का एक विशेष विंग है, जिसको कोबरा बटालियन कह देते हैं, जिसकी स्थापना 2008 में हुई थी। कोबरा की फुल फॉर्म बताइए। इसी प्रकार साथी ग्रे हाउंड करके ये तेलंगाना आंध्र प्रदेश की विशेष फोर्स है, तेलंगाना आंध्र प्रदेश की विशेष फोर्स, जिसका मकसद नक्सलियों का खात्मा करना। तो ध्यान दीजिएगा, वेस्ट बंगाल जो नक्सलवाद की शुरुआत हुई है, वो पश्चिम बंगाल 1967, फिर 1969 में ही जो CPI-ML करके पार्टी बनी, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट। एक और चीज यहीं पर याद रखिएगा कि सतीश कोबरा कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन, कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन, सबके सब कमेंट के माध्यम से लिखकर बताया करो। कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन 31 मार्च 2026, यह नक्सलवाद के खात्मे का निर्णय। रेगुर मिट्टी को किस अन्य नाम से जाना जाता है, रेगुर मिट्टी को आपको ये भी बताना है। कपास किस मौसम की फसल है, कपास साथी ये किस फसल मौसम की फसल है। कपास उत्पादन में 2024-25 में पहला दूसरा स्थान पर कौन से राज्य है, 2024-25 के आंकड़ों के हिसाब से कपास उत्पादन में पहला दूसरा। कपास उत्पादन कपड़े उत्पादन के हिसाब से भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं, और साथ ही भारत का कॉटन पॉलिश किसको कहते हैं। भारत का कॉटन पॉलिश, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको कह दिया जाता है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको कह दिया जाता है, सबके सब बताइए किस शहर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर। तो जो रेगुर मिट्टी होती है, इसको साथी ब्लैक मिट्टी भी कहते हैं, काली मिट्टी, ये कपास के उत्पादन के लिए बहुत अनुकूल होती है। कपास ये खरीफ के मौसम की फसल है। पहले पर साथी हमेशा गुजरात होता था, लेकिन 2024-25 में गुजरात दूसरे पर पहुंच गया, महाराष्ट्र पहले पर। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद गुजरात को कहते हैं, जबकि भारत का कॉटन पॉलिश ये मुंबई, और उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर। ये बताइए केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहां पर है, केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान
ये भारत के नागपुर में स्थित है। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहां पर है? कहोगे सर भारत के नागपुर में। मृतकों का टीला ये किस स्थान को कहा जाता था? मृतकों का टीला ये किस स्थान को कहा जाता था? ये सिंधु नदी के किनारे था, ये याद रखिएगा, सिंधु नदी के किनारे, ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर सिंधु। 1922 में राखल दास बनर्जी के द्वारा खोजा गया। इसकी खोज राखल दास बनर्जी के द्वारा इसको खोजा गया। यहीं पर कुछ बहुत महत्वपूर्ण, एक तो प्रसिद्ध कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली, ब्रॉन्ज स्टैचू, डांसिंग नर्तकी की मूर्ति, और एक यहां पर ग्रेट बाथ, एक साथी आयताकार रेक्टेंगल की शेप में आयताकार यहां पर एक महान स्नानागार मिला। तो याद रखिएगा मृतकों का टीला ये मोहनजोदाड़ो, जो मोहनजोदाड़ो था ये मृतकों का टीला इसको कहते थे। सिंधु नदी के किनारे 1922 में राखलदास बनर्जी द्वारा खोजा, नर्तकी की कांसे की मूर्ति, और यहीं पे महान स्नानागार। महान स्नानागार हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया था सिंधु घाटी सभ्यता का, इसके द्वारा 1921 में दयाराम साहनी रावी नदी के किनारे, लोथल भोगावा नदी के किनारे, यहां पर प्राचीन बंदरगाह, और कालीबंगन राजस्थान में जुते हुए खेत, डिजाइनर चूड़ियां, जुते हुए खेत के प्रमाण, डिजाइनर चूड़ियों के, डिजाइनर ईंटों के प्रमाण। तो 17 का उत्तर क्या जाता है? सी आपका बिल्कुल सही है। कालीबंगा का अर्थ होता है, कालीबंगा का अर्थ होता है चूड़ियां। 17 का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 18, कालाहारी मरुस्थल ये किस महाद्वीप में स्थित है? कालाहारी डेजर्ट ये देखिए ज्यादातर दो देशों में फैला हुआ है। एक साथी नामीबिया, ये मुख्य रूप से तो नामीबिया और बोत्सवाना में फैला हुआ है। नामीबिया और बोत्सवाना, नामीबिया जहां से हमने चीते भी मंगवाए, और इसका कुछ हिस्सा दक्षिण अफ्रीका के उत्तरी हिस्से में भी फैला हुआ है। तो ये मुख्य रूप से 3 देशों में। नामीबिया की राजधानी हो जाती है विंडहॉक, सबके सब मन में दोहराओ, नामीबिया की राजधानी विंडहॉक। बोत्सवाना की राजधानी हो जाती है गेबोरोन, जबकि पुला इसकी मुद्रा है। पुला क्या हो जाती है? इसकी मुद्रा। दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानी होती है, एक होती है प्रिटोरिया, प्रिटोरिया, एक होती है भैया केप टाउन, प्रिटोरिया केप टाउन, और एक होती है ब्लोम फाउंटेन, एक होती है याद रखिएगा ब्लोम फाउंटेन, जबकि इसकी मुद्रा क्या हो जाती है? मुद्रा हो जाती है रैंड। तो ये 3 देशों में है। ये तीनों कहां पर है? अफ्रीका महाद्वीप। तो ये तीनों कहां पर है? अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप में ही विश्व का सबसे बड़ा सहारा रेगिस्तान भी है। एशिया में तकला मकान हो जाता है, तकला मकान, थार डेजर्ट, गोबी, ये सब। ऑस्ट्रेलिया में गिब्सन, सिम्पसन, ये सारे के सारे, ग्रेट विक्टोरिया, ये सारे के सारे डेजर्ट हो जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कालाहारी मरुस्थल कहां पर है? अफ्रीका के 3 देशों में फैला है, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका। नामीबिया विंडहॉक, बोत्सवाना गैबोरोन, दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानी, और मुद्रा क्या हो जाती है? रैंड। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा का नाम लिखकर बताइए। घाघरा का युद्ध यह साथी किस वर्ष लड़ा गया था? तो यहां पर जब बाबर भारत में आया, तो बाबर द्वारा भारत में लड़े गए 4 युद्ध, बाबर के द्वारा भारत में लड़े गए 4 युद्ध, भारत में लड़े गए 4 युद्ध, लड़े गए 4 युद्ध। इसके मरने से पहले इनको क्रम से पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है? क्रम से। तो सबसे पहले पानीपत का प्रथम युद्ध, सबसे पहले पानीपत का इसने प्रथम युद्ध लड़ा, इब्राहिम लोदी के विरुद्ध। इब्राहिम लोदी की हार हुई, मारा गया, और दिल्ली सल्तनत काल के स्थान पर मुगल काल की स्थापना, मुगल वंश की स्थापना। दूसरा युद्ध अगले ही साल इसने खानवा का युद्ध लड़ा, राणा सांगा के विरुद्ध। तीसरा जो युद्ध था यह याद रखिएगा, इसने 6 से याद रखिएगा। तीसरा युद्ध इसने चंदेरी का युद्ध रखा, इसने किसका? चंदेरी का युद्ध। और चौथा युद्ध याद रखिएगा, यह घाघरा का युद्ध था। चौथा किसका था? घाघरा का। बिल्कुल क्रम से लिख लीजिए। यह पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, खानवा 1527, चंदेरी 1528, और याद रखिएगा घाघरा का युद्ध यह 1529 में। तो ये 4 युद्ध आपके बिल्कुल क्रम से हैं। पानीपत का पहला युद्ध 1526, खानवा का 1527, चंदेरी का 1528, घाघरा का 1529। ये जो बाबर था इसने तुर्की भाषा में अपनी तुजुक ए बाबरी करके, तुजुक ए बाबरी साथी इसने एक आत्मकथा लिखी है। यह तुर्की भाषा में, तुर्की भाषा में यह जिस स्थान से आया था, जिसे हम लोग फरगना कहते हैं, तो ये जो फरगना समरकंद स्थान है जहां से आया था, पहले इसने काबुल पर अपना अधिकार जमाया और फिर साथी भारत, ये सब वर्तमान उज्बेकिस्तान में पड़ते हैं। ये वर्तमान उज्बेकिस्तान में पड़ते हैं, जिसकी राजधानी ताशकंद है। 19 का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है। गोल्डन क्रिसेंट क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है? ये दुनिया में 2 ऐसे एरिया हैं जो साथी इलीगल, गैर कानूनी तरीके से अफीम उगाने के लिए जाने जाते हैं। दुनिया के 2 क्षेत्र हैं जो गैर कानूनी तरीके से अफीम, और बच्चा एक बार आपने ओपियम या अफीम उगाई तो फिर अफीम से ही जो बहुत ही महंगी ड्रग्स होती है वो ड्रग्स बनाई जाती है, जो कि जिसका पैसा आतंकवाद या गैर कानूनी कामों में इस्तेमाल होता है। एक को बोलते हैं गोल्डन क्रेसेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गोल्डन क्रेसेंट,
इसमें आ जाता है अफगानिस्तान मुख्य तौर पर, अफगानिस्तान ये मुख्य है, ईरान और पाकिस्तान, ईरान और पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान, ये तीन क्षेत्र गोल्डन क्रिसेंट में। वही एक हो जाता है गोल्डन ट्रायंगल, एक को क्या कह देते हैं गोल्डन ट्रायंगल, क्योंकि ये भी साथी आतंकवाद और गोल्डन ट्रायंगल। इसमें लाओस कंबोडिया, इसमें साथी लाओस कंबोडिया, इसमें लाओस कंबोडिया और म्यांमार क्षेत्र आता है, लाओस कंबोडिया और म्यांमार। तो म्यांमार गोल्डन क्रिसेंट में नहीं आता, ये कौन से क्षेत्र में आता है गोल्डन ट्रायंगल। तो वही पूछा था गोल्डन क्रिसेंट में कौन सा देश शामिल नहीं है, म्यांमार शामिल नहीं है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान तीनों। भारत में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है ये गृह मंत्रालय के तहत काम करती है, इसको भी साथी आप आंतरिक सुरक्षा में पढ़ेंगे, जिसकी स्थापना 1986 में हुई थी। इसका काम है भारत में नशीले पदार्थों की आवाजाही को रोकना। 20 का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है। कहता है भारत का पहला साइबर अपराध पुलिस स्टेशन ये 2001 में कहां पर स्थापित किया गया था, भारत का पहला साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन। सबके सब उत्तर दीजिए। और शंखनाद का आज कल और परसों, परसों से क्लास शुरू है, आज रात 8 बजे आप सबके सब शंखनाद टाइम टेबल और टीम लॉन्च में आ रहे हो नहीं आ रहे हो, ईमानदारी से बताइए। शंखनाद टीम लॉन्च और टाइम टेबल लॉन्च में आ रहे हो आज रात 8 बजे, प्रॉमिस कीजिए कि हाँ भैया। इसमें तो तुम इतने लेट आते हो, क्लास 6 बजे शुरू होती है, तुम आते हो 6:45 पर। सही बता रहा हूं कि जिस हृदय में अपने लक्ष्य के प्रति आग और अपने समय के प्रति समर्पण नहीं है, आप आज ही छोड़कर कोई प्राइवेट नौकरी करके 2 पैसे कमा लो, क्योंकि आप स्वयं के साथ और अपने समय के साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहे हो। कहोगे सर साइबर अपराध ये बेंगलुरु में, ये याद रखिएगा। एक I4C करके केंद्र है जो कि गृह मंत्रालय के तहत, ये भी साथी साइबर क्राइम जो होते हैं इनसे निपटने के लिए। और साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर क्या हो जाता है, कहोगे 1930, ये साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है। मैन बुकर पुरस्कार ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, 1969 से अंग्रेजी भाषा में छपने वाले साहित्य, अंग्रेजी भाषा में छपने वाले साहित्य जो कि यूनाइटेड किंगडम या साथी आयरलैंड आदि में छपता है, यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड में जो छपता या प्रकाशित होता है, तो अंग्रेजी में छपने वाले ऐसे किसी साथी साहित्य को यह पुरस्कार दिया जाता है 1969 से। इसके 3 विजेताएं, भारतीय 3 विजेता। प्रथम विजेता 1997 में अरुंधति रॉय, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए, अरुंधति रॉय गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए यह किताब है ना। फिर 2006 में इसे किरण देसाई ने जीता, 2006 में किरण देसाई ने जीता, और 2008 में इसे अरविंद अडिगा ने जीता व्हाइट टाइगर के लिए। तो अंग्रेजी में कथा लेखन के लिए, अंग्रेजी भाषा में लिखे गए साहित्य के लिए सबसे पहले PH न्यूबाई 1969 में यह सर्वप्रथम किसको दिया गया, PH न्यूबाई। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतरराष्ट्रीय रेंजलैंड और पशुपालक वर्ष घोषित किया है, अंतरराष्ट्रीय रेंजलैंड और पशुपालक। यह सती महिला किसानों का भी वर्ष घोषित हुआ है, महिला किसानों का वर्ष भी घोषित हुआ है, महिला किसानों का वर्ष। इसी वर्ष को याद रखिएगा, हमारी भारतीय थल सेना ने इसको साथी डाटा सेंट्रिसिटी वर्ष घोषित किया है, डाटा सेंट्रिसिटी वर्ष घोषित किया है। साल 2026 को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अंतरराष्ट्रीय रेंजलैंड और पशुपालक वर्ष ये 2026 को घोषित किया गया है। ये भैया 2026 को पूछेगा। शिलप्पादिकारम ये किस भाषा का प्रसिद्ध महाकाव्य है, यह संगम साहित्य के अंतर्गत आता है। शिलप्पादिकारम यह किसके अंतर्गत आता है, कहोगे सर संगम साहित्य के अंतर्गत आता है, जो प्राचीन साहित्य है जिसे तमिल भाषा में लिखा गया था। इसकी कई सारी पुस्तकें जैसे शिलप्पादिकारम, शिलप्पादिकारम करके जो पुस्तक है इसके लेखक थे इलंगो अडिगल, इसके लेखक कौन थे, इलंगो अडिगल। जबकि दूसरा एक और महाकाव्य मणि मेखलाई, मणि मेखलाई के लेखक थे सत्यनार, इसी का सेकंड पार्ट था। तो शिलप्पादिकारम ये प्राचीन समय में तमिल भाषा में लिखा गया एक महाकाव्य है, और प्राचीन तमिल भाषा में लिखे गए महाकाव्यों को क्या कहा जाता है, याद रखिएगा संगम साहित्य माना जाता है। क्या माना जाता है, संगम साहित्य। वुड्स डिस्पैच को किस वर्ष पेश किया गया और इसका संबंध किससे है, वुड्स डिस्पैच एक क्वेश्चन 110% आएगा। यह शिक्षा से जुड़ी हुई, यह कुछ ब्रिटिश के समय की शिक्षा से जुड़ी हुई कुछ समिति या आयोग थे, शिक्षा से जुड़ी हुई समिति या आयोग। जैसे पूछेगा हंटर आयोग कब आया, हंटर आयोग आपसे पूछेगा भैया हंटर आयोग कब आया, इसी में आपसे पूछ लेगा
सैडलर आयोग कब आया? इसी में आपसे पूछेगा हार्टोग आयोग कब आया? इसी में आपसे पूछेगा वर्धा प्लान ये साथी किस वर्ष आया? इसी में आपसे पूछ लेगा एक और कि भाई इसमें सार्जेंट प्लान कब आया? सार्जेंट प्लान, सार्जेंट प्लान ये 110%। तो अच्छे से याद रखिएगा, वुड्स डिस्पैच ये शिक्षा से, भारत में शिक्षा से संबंधित, भारत में शिक्षा। इससे पहले 1835 में मैकाले के भाषण में, मैकाले के भाषण में उसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की वकालत की थी सन 1835 में। फिर 1854 में वुड्स डिस्पैच, जिसको भारत में शिक्षा के क्षेत्र का मेग्ना कार्टा कहते हैं, भारत में शिक्षा के क्षेत्र का मेग्ना कार्टा। हंटर आयोग 1882, सैडलर आयोग 1917, हार्टोग 1929, वर्धा प्लान 1937, सार्जेंट प्लान 1944। ये जो वर्धा प्लान था इसी में साथी बुनियादी शिक्षा या नई तालीम की बात कही गई थी। तो 25 का उत्तर क्या जाता है? सी आपका बिल्कुल सही है, वुड्स डिस्पैच 1854। वुड्स डिस्पैच। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहां पर स्थित है? इसमें जजों की कुल संख्या, इसमें कुल कितने जज होते हैं, और आपको यह भी बताना है एक जज का कार्यकाल कितना होता है। एक जज का कार्यकाल, न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है, जबकि पेरिस में यूनेस्को का, पेरिस यूनेस्को। याद रखिएगा नीदरलैंड के एक शहर में, यहीं पर